जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज जो कंसेप्ट हम नया सीखने जा रहे हैं वो है पे बैक पीरियड। लेकिन इससे पहले होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, 2 क्वेश्चन थे। कितने स्टूडेंट्स ने दोनों क्वेश्चन होम असाइनमेंट के अटेम्प्ट किए हैं? वैसे आपने क्यों नहीं किए असाइनमेंट? यार ऐसे ना करें, असाइनमेंट नहीं करेंगे टॉपिक समझ नहीं आएगा। सिर्फ क्लास ले लेने से टॉपिक पे ग्रिप नहीं आती, असाइनमेंट करनी होती है साथ साथ। ठीक है, चलिए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन थे हमारे 2, एक क्वेश्चन 7 वलीका लिमिटेड वाला और एक क्वेश्चन 3 था गालबन कंफर्ट वेयर लिमिटेड वाला। ऐसे ही है। चलिए क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, डिस्कस मैं सारा करवा दूंगा। जिस पॉइंट के ऊपर आप चाहते हो कि डिस्कशन मजीद करनी है डिटेल में, मुझे हाईलाइट करवा दीजिएगा, उसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन के साथ। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एडवाइज वेदर WL शुड इन्वेस्ट इन द अबव प्रोजेक्ट। क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? इससे क्या पता चल गया हमें? कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन तो नहीं है? क्या आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन को उसकी रिक्वायरमेंट से पहचान सकते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट के क्वेश्चन को भी उसकी रिक्वायरमेंट से पहचान सकते हैं? शाबाश। ये आपके लिए शायद ये छोटा सा डिसीजन होगा, लेकिन ये एक अहम डिसीजन होता है, बड़ा डिसीजन होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं अज्यूम दैट एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज ऑल कैश फ्लोज वुड अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ये एक रेगुलर यूनिवर्सल अजम्पशन होती है। क्वेश्चन में लिखे या ना लिखे, इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब क्या है कि जितने भी कैश फ्लोज होंगे, यानी हम ये नहीं अज्यूम कर रहे कि कुछ सेल 1 जनवरी को या कुछ 2 को या कुछ 3 को या कुछ क्या अज्यूम कर रहे हैं? सारे के सारे 31 दिसंबर को सेल। ये किस लिए अज्यूम कर, हालांकि ये गलत अजम्पशन है प्रैक्टिकली। किस लिए अज्यूम करते हैं? हाँ, सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि वो मेन कंसेप्ट टेस्ट करे, कैलकुलेशन में ज़्यादा ना वो घूमे। तो अज्यूम डेट एक्सेप्ट स्टेटेड, ये इस लाइन के साथ कंफर्टेबल। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, अगर समझ रहे हैं, ये जो उसने लिखा है एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज, इसका मतलब है कुछ ऐसे भी कैश फ्लोज होते होंगे जो एंड में नहीं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर अकर होते हैं। वो कौन से होते हैं? जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ द ईयर होते हैं। अभी अगर कोई ड्यूरिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर की कैश फ्लो की बात करें, हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? उसे पिछले साल के एंड ऑफ द कैश फ्लो अज्यूम करके ट्रीट करते हैं। वलीका लिमिटेड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट AX व्हिच वुड बी यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स। Following information is available in this regard. Initial investment in the new plant, including installation and commissioning, is estimated at rupees 50 million. 50 million year not में आउटफ्लो के तौर पे शो होगा। एग्रीड? नेक्स्ट अपने सोल्यूशन को मैच करते हैं साथ साथ। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। 4 year यूजफुल लाइफ है। 5 कॉलम मैं ड्रा करूंगा। 5वां कॉलम मेरा स्टार्ट वाला होगा, उसमें क्या होगा? ईयर नॉट। एंड वुड हैव एनुअल कैपेसिटी ऑफ 200,000। ये इंटरेस्टिंग है, एनुअल कैपेसिटी, इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए। एनुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एनुअल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि फर्म या कंपनी इतनी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है और सेल कर सकती है मार्केट में, चाहे डिमांड जितनी मर्जी हो, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, इतनी चीज़ें प्रोड्यूस और सेल कर सकते हैं। डन जी? ये इसका मतलब है हमारी प्रोडक्शन और सेल कभी भी इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं जाएगी। टेक्निकली स्पीकिंग ये प्रोडक्शन है। कैपेसिटी जो होती है ना, ये प्रोडक्शन की लिमिट होती है कि मैक्सिमम हम इतनी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में 99% क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं होती, तो इसीलिए इसमें जो प्रोडक्शन है वो वही सेल के अमाउंट होती है। ठीक है, इसीलिए कैपेसिटी का मतलब क्या है? इतनी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी और इतनी चीज़ें ही मैक्सिमम सेल होंगी किसी भी साल में। Next, demand of AX for the first year is expected to be 180,000 units, which would increase by 10% per annum in year 2 and year 3. अच्छा मुझे बताइए 180,000, इसमें ये year 1 की है प्रोडक्शन, ऐसा ही है? ये डिमांड year 2 की डिमांड कितनी होगी? 180 इंटू 1.1। अच्छा मुझे सिर्फ एक सवाल का सोच के जवाब देना है। year 3 की जो डिमांड होगी वो ईयर 2 का 10% का इजाफा होगा कि बेस ईयर 1 का 10% का? ईयर 2 का। ये आपको पता है ना, जो इंक्रीज और डिक्रीज के रेट होते हैं ये कैसे चलते हैं? ये इमीडिएटली जो प्रीवियस ईयर है उस पे अप्लाई होते हैं, ओरिजिनल ईयर पे नहीं, ईयर 1 पे नहीं। चलिए तो बताइए जरा, ईयर 2 में अच्छा चलिए, और ईयर 3 में कितनी होगी डिमांड? ईयर 3 में डिमांड कितनी होगी?
कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें, शाबाश, जल्दी से करें, फटाफट फटाफट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते जाएं, जो कैलकुलेशन मैच होती है ना बस वो तसल्ली रखा करे कि कंसर्न मुझे समझ आया, ज़बानी कलामी नहीं जी। 217, अच्छा मुझे ये बताइए कि ईयर 3 में ये जो 217 की डिमांड आई, क्या कंपनी ये सारी डिमांड पूरी कर सकेगी? नहीं। कितनी कर सकेगी? 2 लाख तक। तो हालांकि डिमांड ज्यादा है लेकिन कंपनी की जो एक्चुअल सेल है वो कितनी होगी? 2 लाख तक। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी उतनी है, कैपेसिटी उतनी है। अच्छा अब मुझे बताइए ये 3 की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी क्या प्रोडक्शन? डिमांड कह रहा है इन ईयर 4 द डिमांड का वर्ड अंडरलाइन करें। उसने ये नहीं बोला आपकी कैपेसिटी रिड्यूस हुई है, उसने ये नहीं बोला आपकी प्रोडक्शन, क्या डिमांड, डिमांड का लफ्ज है मैं इसमें। तो मुझे बताइए ईयर 4 की डिमांड कितनी होगी? क्या 10% कम होगी? क्या ये 2 लाख यानी जो कंपनी की कैपेसिटी है उसका 10% रिड्यूस होगी या कि जो डिमांड का? शाबाश। और डिमांड कितनी है? 217 वाली। तो उसका मतलब 217 को हमने 90% से मल्टीप्लाई करना है, ये होगी हमारी लास्ट ईयर की जो सेल है। भाई फर्क समझ रहे हैं? डिमांड कम हुई है, 2 लाख से कम नहीं, वो तो कंपनी की अपनी कैपेसिटी है। मैच करें भैया, आपने पूछा था क्वेश्चन, नहीं मैच करें इस कैलकुलेशन को, देखिए होती है मैच। डन जी, चलिए आगे चलते हैं। जी जी शाबाश। नहीं इस वक्त जो आप कैलकुलेशन कर रही है वो मैच हो रही है तो ठीक है। आपका 24 कैसे आया? ये तो यूनिट से ना मैंने वो पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके सारी कैलकुलेशन जो की है ना, इनकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वैसे अभी हो गया ना मसला हल, अब वह ठीक है, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड एट ₹100 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, इसका मतलब है क्या किया उसने? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया है। डायरेक्ट उसने अमाउंट दे दी 100, तो ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर। अच्छा मुझे बताइए इस क्वेश्चन को पढ़ के अभी मुझे इन्फ्लेशन वाला नीचे उसने लाइन बताई नहीं है जिसमें वो कहता है कि जी फर्स्ट ईयर से इन्फ्लेट करना या फर्स्ट ईयर में सेम रहेगी। मैं इस लाइन पे पहुंचा नहीं हूं, मुझे इस लाइन को पढ़ के बताइए क्या कंट्रीब्यूशन में फर्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन आएगी कि नहीं आएगी? फर्स्ट ईयर में। शाबाश, क्यों नहीं आएगी? रीजन वो खुद से अमाउंट बता दिया है, वो खुद से बता दिया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट एस्टिमेटेड 100 व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% ईच ईयर। देन ये क्लियर? द न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड एट वीएल्स प्रेमिसेस व्हिच आर प्रेजेंटली रेंटेड आउट एट ₹, वही क्लासिक प्रॉब्लम आ गई हमारी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हमने क्या नतीजा निकाला था कल? क्या करना है? जो बाकी के कैश फ्लोज का रूल है, जो रूल होगा, जो उसने नीचे रूल बताया होगा, जो बाकी के कैश फ्लो के लिए भी है और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए भी, ठीक है। अच्छा बुक में कुछ जगहों पे हो सकता है कि उसने इसी रूल के मुताबिक क्वेश्चन किया और कुछ के मुताबिक हो सकता है कि उसने ना किया, तो आपने हमेशा इसी रूल को फॉलो करना, ठीक है। कह रहा है द कंट्रीब्यूशन द न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड एट वेल्स प्रेमिसेस व्हिच आर प्रेजेंटली रेंटेड आउट ₹1.8 million पर एनम। As per the terms of rent agreement, rent is received in advance and is subjected to 7% increase per annum, ठीक है। अब सिंपल 1.8 मिलियन रेंट है, इसको नेट ऑफ टैक्स करना है और ये 1.07 से हर साल बढ़ेगा और हमने इसको नेट ऑफ टैक्स करना है, यानी इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह की होगी 1.8 मिलियन इंटू 1.07 पावर 1 इंटू 0.7 और फिर पावर 2 बनती जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम कैलकुलेशन में नहीं, आपको पता है इसमें एम्बिग्विटी ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम एक ही आती है, क्या? इन्फ्लेशन किस साल से स्टार्ट करनी है, और इसमें भी हमारा आपका कसूर नहीं है, इसमें क्या है? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन समझ आ गई आपको क्या करनी है? ओके, यहाँ पे मुझे बताइए क्या उसने कहीं इस तरह की लाइन बताई हुई है इन्फ्लेशन कब से स्टार्ट करनी है? नहीं, ये पुराना क्वेश्चन है, आपको पता है पुराने क्वेश्चन में
वो मेंशन नहीं करता होता। नए क्वेश्चन में आपने देखा ना मेंशन करता है ना वो कि इन्फ्लेशन 2 डेज रेट पे है, रेवेन्यू और कॉस्ट, ये पुराने को इसमें नहीं मेंशन किया, लेटेस्ट क्वेश्चन में करेगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन फर्ज कीजिए अगर आ जाए तो आपने क्या करना है, पहली चीज, हाँ जी अजम्पशन। तो अजम्पशन क्या हम लेंगे कि प्रेजेंटली 1.8 मिलियन पे, प्रेजेंटली का मतलब समझ लीजिए कि ईयर वन में उसने उसको रेंट आउट किया, डन, 1.8 मिलियन पे। इसका मतलब ये हुआ कि ईयर 1 में 1.8 मिलियन होगा। जरा तसल्ली से सुनिएगा, अभी बात कंक्लूड नहीं कर रहा, समझा रहा हूं। इसको अभी इग्नोर कर दे, एज पर द रेंट एग्रीमेंट रेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस। फिलहाल मुझे बताइए रूटीन में ईयर 1 में रेंट कितना हुआ, 1.8 मिलियन, क्योंकि उसने कहा प्रेजेंटली रेंटेड आउट, अभी रेंट आउट किया है। प्रेजेंटली के लफ्ज से समझ आ रहा है अभी उसने ताज़ा रेंट, अजम्पशन हम ये ले रहे हैं। ईयर 1 में 1.8 मिलियन, ईयर 2 में कितना, हाँ ठीक है, आगे कैलकुलेशन होगी। अब आपका जो भी आंसर आएगा ना, जैसे ईयर 1 में 1.8 मिलियन इंटू 0.7, उसको आपने ईयर 1 में नहीं शो करवाना, ईयर नॉट में करवाना। क्यों भला, रेंट एडवांस में रिसीव हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ईयर 2 का रेंट कब, ईयर 4 का रेंट कब मिलेगा, 3 में, समझ रहे हैं, क्यों एडवांस में मिल रहा है। ईयर 3 का रेंट कब मिलेगा, 2 में, 2 का कब मिलेगा, और 1 का कब मिलेगा, ईयर नॉट में। बात समझ आई कि नहीं आई, एडवांस में रिसीव हो रहा है, तो जो एडवांस में रिसीव हो रहा हो वो फिर ईयर 3 का रेंट ईयर 2, क्यों एडवांस में 1 साल पहले है, ईयर 2 का रेंट ईयर 1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ईयर नॉट में। देखिए जरा सोल्यूशन में ईयर नॉट में आ रही है, हाँ तो आप देख के परेशान हो रहे हो, ईयर नॉट में रेंट रे तो नहीं आता होता, किस लाइन की वजह से आया है, एडवांस की वजह से, डन जी। अब एक और चीज आपके साथ शेयर करनी है, यहां तक अगर पक्के हैं तो मुझे बताइए, ये जो ईयर नॉट का रेंट है तो ये एक्सपेंस, इसमें टैक्स की कैलकुलेशन उसने पूछी हुई है। ईयर नॉट का तो टैक्स का कॉलम बनता ही नहीं है, ऐसा ही है, ईयर नॉट का टैक्स का कॉलम नहीं बनता, तो ये अमाउंट किधर जाएगी, ईयर 1 की कैलकुलेशन में, शाबाश, ठीक है। यानी इसे क्या करेंगे हम, ईयर 1 में, नहीं वो एडवांस है, FBR वाले तो जाहिर है एक्रूअल बेसिस पे चलेंगे, हाँ जी। तो सिर्फ यही बता रहा था जो जिस साल की है, ये थोड़ा सा फर्क है, कैश फ्लो के रूल डिफरेंट है, टैक्स वालों के रूल्स डिफरेंट है, ऐसा ही है ना। टैक्स वाले कहेंगे जो जिस साल का रेंट है उधर ही लेके आओ, ईयर 1 का रेंट ईयर 1 में, ईयर 2 का ईयर 2, ईयर 3 का ईयर 3 में। लेकिन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाले कहते हैं चूंकि एडवांस, हमने कैश फ्लो के मुताबिक चलना है, तो चूंकि कैश फ्लो के मुताबिक रेंट एडवांस में हो रहा है साल पहले, यानी ईयर 1 का रेंट ईयर 1 के पहले दिन हो रहा है, ईयर 2 का रेंट ईयर 2 के पहले दिन हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मुताबिक हम उसे प्रीवियस ईयर में डाल रहे हैं। लेकिन टैक्स रूल्स के मुताबिक ईयर 2 का एडवांस जो ईयर 2 के स्टार्ट में मिला है पहली तारीख को, वो ईयर 2 में लेके आएंगे। ये नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, ये एडवांस रेंट, ये रेंट लॉस नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एक मिनट है, किधर है ये, किधर है ये, हाँ ये वाला रेंट, और जो दूसरा रेंट है ना जिसमें कहते हैं हमने इस मशीनरी के ऊपर, इस प्लांट के, इस बिल्डिंग में ऑलरेडी अगर इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट ना करते तो रेंट आउट कर सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है, हाँ जी। ये रेंट एक्चुअली आप पे कर रहे हैं, वो रेंट कौन सा था, एक्चुअली पे नहीं कर रहे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला रेंट और है, और जो पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं एक्चुअली, ये और है, ठीक है। ये आपका अपना एक मिनट है, प्रेजेंटली रेंटेड आउट, एक मिनट है, हाँ जी ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है, ठीक है अपॉर्चुनिटी कास्ट है, ये उसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है ये टैक्स में नहीं आएगा, एक मिनट है। न्यू प्लांट वुड बी स्टार्टेड विद प्रेमिसेस व्हिच आर प्रेजेंटली रेंटेड आउट एट 1.8 मिलियन, हाँ जी बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है, ये टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंस आ जाए जो एडवांस में पे हो रहा है,
उसके बारे में सुन लीजिए। वो फिर उसका ट्रीटमेंट यही होगा क्या कि ईयर नॉट में अगर कोई एक्सपेंस पे किया है तो वो टैक्स की कैलकुलेशन में कहाँ पे आएगा, ईयर 1 में। ये आगे चल के एक आएगा ड्राइवर वाला क्वेश्चन है, इसमें वो ड्राइवर्स को मोबाइल भी देता है, ठीक है, और वो कहता है कि ये जो कॉस्ट है ना इनकी, ये एडवांस में हमने पे की है, तो वो ईयर नॉट में भी कैलकुलेशन आती है, ठीक है जी। अगर यही क्वेश्चन वो ये कहता, फर्ज कीजिए इसको चेंज करते हैं, वो यही कहता कि भाई मैंने प्लांट अपना लगाया है, मेरी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है, किराए पे ली है, और बाकी इंफॉर्मेशन सेम होती कि रेंट हम एडवांस में पे कर रहे हैं, भाई समझ रहे हैं, तो उस सूरत में क्या करते हैं आप, इसको ईयर नॉट में लेके जाते हैं, ठीक है। फिर से क्विकली रिव्यू करते। रेंट 2 तरह के होंगे, एक रेंट वो है जो आपने जिस बिल्डिंग में प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वो किसी को ऑलरेडी रेंट पे दी हुई है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कैलकुलेशन में आएगा, टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं आएगा। एक दूसरा रेंट है, वो कौन सा है कि आपके पास बिल्डिंग है ही नहीं, आपने बिल्डिंग किराए पे ली है, जब बिल्डिंग किराए पे ली है तो आप उसका रेंट पे कर रहे हैं हर साल, ये एक्चुअल एक्सपेंस है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी आएगा, टैक्स कैलकुलेशन में भी आएगा। भाई फर्क समझ आया, कौन सा रेंट सिर्फ हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आएगा, ये जो एक्चुअल है, जो कौन सा रेंट है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, और कौन सा रेंट है जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और टैक्स की कैलकुलेशन दोनों में आएगा, वो एक्चुअल रेंट पे किया। डन, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके है तो आगे चलें। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल ऑफ 10 million वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। 10 million ईयर नॉट आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। क्या होगा? हर साल 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर 1 लाख हमने स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लगा दिया, ठीक है, अब अगले साल जाके ईयर 1 में फर्ज कीजिए 1 लाख है, अब हर साल 10% बढ़ रहा है, तो बताइए कि ईयर 2 में अगर फर्ज करें ईयर 1 में 1 लाख है, ईयर 2 में 1,10,000 का आउटफ्लो आएगा कि 10,000 का? ये अहम डिसीजन है, बताइए क्या करें। वर्किंग कैपिटल भी 10 million वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ईयर नॉट में तो आ गया 10, फिर उसके बाद एनुअली कह रहा है 10% इंक्रीज होगा। सवाल ये है कि ये इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में सिर्फ इंक्रीमेंटल 10% यानी 1 million आएगा कि 11 million आएगा? नेक्स्ट ईयर में 1 million आएगा। यहां तक क्लियर है? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना भाई, अगर 10% का इंक्रीज होना है तो 10 million तो ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट ईयर में 10 million का 10% चाहिए सिर्फ, टोटल दोबारा थोड़ी इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, और जो आखिरी साल है वर्किंग कैपिटल रिकवरी होगी, उसमें क्या सिर्फ स्टार्ट वाला वर्किंग कैपिटल 10 million रिकवर होगा कि जो दरमियान में ऐड करते रहे हैं वो भी रिकवर होगा? सारा रिकवर होगा। ये 2 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है जी, द न्यू प्लांट वुड बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। टैक्स डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेम बेसिस, ठीक है। टैक्स की डेप्रिसिएशन और काउंटिंग की डेप्रिसिएशन कह रहा है सेम है, यानी 25%। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू इट्स कैरिंग वैल्यू। इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? गेन या लॉस नहीं है, इसका मतलब है जो कैरिंग वैल्यू है वही रेजिडुअल वैल्यू है। तो जरा कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी कैरिंग वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ ईयर 4? क्या होगी? ये होगी 50 million इंटू 0.75 पावर 4। देखिए यही है, मैच करें कैलकुलेशन सोल्यूशन के साथ मैच करते जाएं, यही है। डन, नो गेन नो लॉस, लेकिन टैक्स में डेप्रिसिएशन हर साल आती जाएगी। बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिस्काउंट करना है, टैक्स रेट आपको बताइए। क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर यूनिक एडजस्टमेंट कौन सी थी आपको, यूनिक कोई नई चीज जो सीखने को मिली? रेंट वाली, कि एक्चुअल रेंट पेड अलग है और जो रेंट सेक्रीफाइस होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला वो अलग है। चलिए इसको फिर लिख लीजिए। अगर आपको कोई और भी इसमें से अच्छा पॉइंट लगा है जो डिफरेंट, जैसे एनुअल कैपेसिटी वाला, मुझे तो इसमें ये नई चीज सीखने को मिली है।
वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट, ये चीज़ें लिखें। ये अगर आप किसी एक नोटबुक पेज पे लिख देते हैं तो उसके बाद रिवीजन करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये जब आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये किस क्वेश्चन में था। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि वो ड्राइवर वाला क्वेश्चन है जिसमें उसने जो एक्सपेंस था वो एडवांस में पे किया था, तो पहले साल का एक्सपेंस फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो उसने एक्चुअली पे किया था पहले साल का एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में वो ईयर नॉट में आया था, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन में ईयर 1 में। अब ये अहम एडजस्टमेंट थी। अब मुझे अगर ऐसा की 2-3 एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में जो थी मैं एक जगह पे लिख लेता हूं, तो मैंने उस एडजस्टमेंट को पढ़ा या उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट किया, एक बराबर एक दफा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसमें से जो भी उसका मगज है वो निकाल लें, फिर सिर्फ उसको रिवाइज करें, कोशिश करें। चलिए ये डन जी। फिर इसके बाद किधर आ गए हम, और कौन सा क्वेश्चन था? 3, कंफर्ट वेयर। By using net present value method, recommend whether CWL should set up kiosk। ये कियोस्क क्या होते हैं? कियोस्क आपने टर्म मेरा हाल नहीं सुनी होगी। मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मेरे लिए ये टर्म नहीं थी, कभी पढ़ी हो शायद, जिनसे निकल गई। कियोस्क क्या होता है? कोई नई टर्म आ जाए गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि क्या इसका मतलब है। ये क्या होता है? क्या? हाँ, स्टॉल वगैरह जो शॉपिंग मॉल होते हैं उसमें बाजू का आपने देखा होगा, जब जाते हैं ना तो छोटा मोटा वो जो बड़ा सा कॉरिडोर होता है चलने के लिए, दरमियान में कुछ लोगों ने उस पर जगह उन्होंने प्लाजा वालों ने दी होती है, वो अपना कोई ना कोई स्टॉल या कोई छोटा सा एरिया बना के सेलिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे। ये कियोस्क होगा, समझ लीजिए स्टॉल लगाया है, ठीक है, छोटा सा। अब शॉप भी है उनकी अलग, रिटेल आउटलेट, और स्टॉल भी लगा दिया। कह रहे हैं अब ऑल कैश फ्लोज अकर एट द एंड ऑफ ईयर एक्सेप्ट फॉर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप कियोस्क। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? ये तो यूनिवर्सल अजम्पशन है ना हमारी, कि सारे के सारे कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर होंगे। क्या रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल रहा है? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है। कंफर्ट वेयर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन सेलिंग मेन एक्टिव वेयर यूनिट्स थ्रू इट्स रिटेल आउटलेट्स। रिटेल आउटलेट्स, ठीक है, पहली चीज ये अंडरलाइन करें, रिटेल आउटलेट्स। ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि आगे चल के उसने जो मोड है वो कियोस्क भी ऐड कर दिया, तो हमें पता हो कि कंपनी 2 तरीकों से सेल कर रही है। एक उसकी अपनी दुकान भी है और एक उसने शॉपिंग मॉल वगैरह पे कियोस्क भी लगाया हुआ, स्टॉल भी लगाया हुआ। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लास्ट ईयर मैनेजमेंट काउंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड एज फॉलोज। सेल्स भी दी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, ग्रॉस प्रॉफिट भी है। देखिए बजटिंग के अंदर अगर पिछले साल की इंफॉर्मेशन देना, सेल्स कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, एक्सपेंसेस, तो बात समझ में आती है। क्यों? क्योंकि पिछले साल की बेस पे अगले साल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, एस्टिमेट करनी है। तो बजटिंग के अंदर पिछले साल की इंफॉर्मेशन देना कॉमन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर उसने पिछले साल की इंफॉर्मेशन क्यों दी है, या दूसरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन क्यों दी है? ये पिछला साल भी क्या, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। सवाल ये है कि एक प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, दूसरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? क्या कहता है आपका ज़हन? क्यों? उस पर इफेक्ट आएगा, शाबाश, और उस इफेक्ट को हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इंक्लूड करना होगा। तो जरा मुझे बताइए कि इफेक्ट है, तो अगर ये प्रोडक्ट सेल हुई है 5000 की, सॉरी 2500 की, 5000 यूनिट सेल हुए हैं, एग्रीड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अच्छा, सेल्स पर अब मैं थोड़ी सी आपकी ना बजटिंग की प्रैक्टिस करवाने लगा हूं थोड़ी सी, से आप नोट करें, सेल्स में उसने पर यूनिट दिया हुआ है रेट, ब्रेकअप दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट में भी ब्रेकअप नहीं दिया हुआ। जरा ब्रेकअप कैलकुलेट कर सकते हैं? 20 सेकंड के अंदर अंदर एक्स्ट्रा काम कर दें, थोड़ा सा ब्रेकअप कैलकुलेट करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी पर यूनिट क्या है, और ग्रॉस प्रॉफिट का भी। लिखे 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 लिखे, मुझे ना बताएं, लिखे, उसी के आगे कॉलम के आगे लिखें जहां, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थे। ओके, चलिए अब ये मैंने क्यों कैलकुलेट करवाया थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूं। The management is considering setting up kiosk in 4 major shopping malls. 4 को अंडरलाइन कर लें, 4 को अंडरलाइन। The finance manager has gathered following data in this regard.
कियोस्क विल सेटअप एट कॉस्ट ऑफ 250,000 ईच। क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? हाँ, 250 इंटू 4, 1 मिलियन। ठीक है, ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन हमें 1000 में करना पड़ेगा, ये आप मिलियन वाला रूल नहीं चलना, क्योंकि ज्यादातर इंफॉर्मेशन 1000 में। 1 million here not me out. Agreed. Next, kiosk would have estimated useful life of 3 years. सब तो क्या करेंगे हम? 4 कॉलम। Subject to depreciation of 40% और reducing balance method. Reducing balance method समझ आ गया? Residual value minus नहीं करनी, और जब depreciation हर साल की कैलकुलेट करनी है तो depreciation को 0.6 से मल्टीप्लाई करते जाना है, बुक वैल्यू को 0.4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। At the end of 3 year, kiosk would have no residual value. इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ 3 ईयर जितनी भी बुक वैल्यू होगी वो सारे का सारा क्या होगा? लॉस होगा। जरा कैलकुलेट करें क्या होगा लॉस, अभी कैलकुलेट करके मुझे बताएं लॉस क्या होगा। भैया कैलकुलेट करें, शाबाश करें, आप करें बिल्कुल करें। जी कितना? 216। ठीक है, कैसे है? 250,000 इंटू 0.6 पावर 4, ऐसा ही है। हाँ, इंटू 4 जाहिर है वो उसका टोटल। 4,000 units would be sold through all kiosks in the first year. It is estimated that 20% customers of retail outlet would shift to kiosk. अब कियोस्क की जो पहले साल की सेल होगी वो कितनी होगी? 4,000। पहले साल की सेल कितनी है? 4,000। डन। अच्छा, अब यहां पे पहले मैं इसको ट्रीट कर लूं, इसमें दो चीजें इंफॉर्मेशन दी है, एक उसने सेल दी है न्यू प्रोजेक्ट की, और दूसरा उसने प्रीवियस प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दी है। ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें ये हिस्सा 4,000 वुड बी सोल्ड थ्रू ऑल कियोस्क इन द फर्स्ट ईयर, ये क्या है? इस प्रोजेक्ट इस साल की सेल। और ये जो अगली इन्फॉर्मेशन, इट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ कस्टमर ऑफ रिटेल आउटलेट्स, यानी इसके 20% कस्टमर, इसमें टोटल कितनी सेल थी? 5,000 यूनिट्स, इसका 20% भी इधर आ जाएगा कियोस्क में। जो लोग पहले हमारी दूर दुकानों में जाकर खरीदते थे उनमें से 20% क्या करेंगे अब? कियोस्क से बाइंग करेंगे। ये बात समझ रहे हैं? ये क्या है हमारा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% वाला, और 4,000 क्या है? एक्चुअल सेल्स। डन। अब मेरे पास जहन में सवाल एक है कि प्राइस क्या होगी ईयर 1 में, इसकी प्राइस क्या हो? क्या यही प्राइस हो चलेगी ईयर 1 में, या कि ईयर 1 में इसका जो इन्फ्लेशन के बाद की प्राइस है वो आएगी? इसके लिए मैं इंतजार करूंगा आगे क्वेश्चन के आगे फर्दर इंफॉर्मेशन का। यहां पे बात आपको समझ आ गई? 4,000 एक्चुअल सेल, और ये 20% यानी 1,000 पर यूनिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डन। कंप्लीट कैलकुलेशन अभी नहीं करवा रहा क्योंकि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सामने आ जाए, उसके बाद करेंगे। लेकिन फर्ज करें अगर मैं आपसे कहूं कि ईयर 1 में इन्फ्लेशन अप्लाई होगी, फर्ज करें अगर मैं क्या कहूं ईयर 1 में इन्फ्लेशन अप्लाई होगी, तो ईयर 1 में क्या होगी सेल कियोस्क में? 4,000 इंटू 2,500 इंटू इन्फ्लेशन। ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20%, ये क्या होगी ईयर 1 में? 1,000 कहां से आया? 5,000 का 20%। 5,000 पिछले साल की टोटल सेल थी, 20% इधर हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट की वजह से एक दूसरे प्रोजेक्ट में डिमांड 1,000 यूनिट से कम हो गई है। इस प्रोजेक्ट की वजह से दूसरे प्रोजेक्ट में डिमांड 1,000 कम हो गई है। तो ये तो उसने टोटल सेल बता दी कियोस्क की, इसमें वो भी शामिल है जो शिफ्ट हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे की कम हुई है, क्या वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे आएगी क्या? हाँ, तो क्या आएगी? 1,000 मल्टीप्लाइड बाय इनटू ना 2,500 नहीं, ना। सवाल ये है कि जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, रेंट के केस में तो सिंपल है, उसकी कोई कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होती।
अगर यूनिट्स कम हुए हैं 1000, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आउटलेट्स में यूनिट सेल कम हुई है ना, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम नहीं होगी? तो जो हमें अमाउंट लेनी चाहिए वो सेल्स की लेनी चाहिए कि सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स नेट की लेनी चाहिए? नेट की क्यों लेनी चाहिए? हाँ, क्योंकि सेल्स कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम होगी, बल्कि और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो नेट ऑफ टैक्स भी लेते हैं। तो इसीलिए बजाय ये कि आप सेल की अमाउंट ले, आपने कौन सी अमाउंट लेनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में? कॉस्ट, ये ग्रॉस प्रॉफिट की। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट की? क्यों? क्योंकि इसमें सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स नेट हो जाती है। सेल्स कम हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी तो होगी ना। तो इसीलिए मैंने आपसे कैलकुलेशन करवाई थी ग्रॉस प्रॉफिट की। अब आपने क्या करना है, 1000 को ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर यूज करनी है, सेल्स की फिगर यूज नहीं करनी। और फिर आगे जो भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा वो लगाते जाएंगे, और नेट ऑफ टैक्स तो करना ही है। क्लियर? हाँ, ग्रोथ का अगर इम्पैक्ट होगा तो वो भी देख लेंगे जो एडजस्टमेंट आएगी। The past trend of delayed order sales have revealed that on average 5% increase in units sales each year. It is expected to continue for both retail outlets and kiosk. इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये ईयर 1 में तो 20% आ गया, अब फिर उसके बाद क्या होगा, 5% इंक्रीज भी आएगा। यानी हमारी जो कैलकुलेशन होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की क्या होगी, सुनिए, वो होगी 1000 इंटू ग्रोथ रेट 1.05 इंटू ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, सेल्स नहीं लेना, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, इंटू इन्फ्लेशन रेट इंटू 0.7 नेट ऑफ टैक्स। कैलकुलेशन समझ आ रही है आपको? ठीक है? नहीं, ये नॉट में तो कभी भी नहीं आएगी, ये ईयर 1 से ऑनवर्ड चलेगी। ठीक है? और ईयर 1 में भी जो ईयर 1 की सेल्स है उसने बता दिया 20% 1000 है जो इधर शिफ्ट हुआ। ठीक है? हाँ जी भाई। अच्छा आगे चलते हैं, ये ग्रोथ रेट भी आ गया। Next, in the first year of kiosk sale, discount of 15% would be offered on retail price. However, discount would be reduced to 10% for subsequent years sale. Discount भी दिया जाएगा। Discount क्या दिया जाएगा? 15% offer on retail price. ठीक है? However, discount would be reduced to 10% for subsequent years. Clear? इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, the rent for each kiosk space would be rupees 150,000 per annum. ये मुझे बताइए, क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या कि एक्चुअल कॉस्ट है? ये एक्चुअल कॉस्ट है। इसमें कोई एडवांस की बात तो नहीं कर रहा। ओके, ट्रीटमेंट क्लियर है आपको? हर साल आप इसको करते हैं। क्या इसमें इन्फ्लेशन का इंक्रीमेंट आएगा? आएगा। मार्केटिंग कैंपेन फॉर कियोस्क वुड बी कैरीड आउट एट ₹50,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। हाउएवर इट वुड बी रिड्यूस्ड टू 50% फॉर सब्सिडी। पहले का 50,000 आ जाएगा, दूसरे का 25,000, और इसमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट आती जाएगी। अब इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट ईयर 1 से स्टार्ट होनी है कि ईयर 2 से, वो मैं क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देके बताऊंगा। One sale person would be hired for each kiosk. He would be paid ₹20,000 per month in addition to 1% commission on retail price of each unit sold. पर्सन हायर किया जाएगा 20,000, इसमें दे क्या दाव खेला उसने बोला, पर मंथ का 12 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसके बाद क्या करना है, 1% कमीशन ऑन रिटेल प्राइस भी मिलेगा। अच्छा, अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि आपने ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आपकी जो सेल होगी वो तो डिस्काउंटेड सेल होगी। देखें, क्वेश्चन किया आपने, जो आपकी सेल है वो क्या है, डिस्काउंटेड, जबकि ये जो कमीशन देना है ग्रॉस पे देना है। तो क्या करें, सिंपल, हर साल की सेल जो डिस्काउंटेड सेल है उसको ग्रॉस अप कर लें कमीशन कैलकुलेट करते हुए। यानी ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, फर्ज कीजिए ऊपर जो सेल है हमारी वो है 85% ईयर 1 में, कितनी है, नीचे कमीशन कैलकुलेट करते हुए आपने उस सेल को डिवाइड करना है 0.85 से और कमीशन का रेट अप्लाई कर देना है। जब आप डिस्काउंटेड सेल को डिवाइड करेंगे 0.85 से, वो रिटेल प्राइस आ जाएगा।
नेक्स्ट ईयर 1 में उसमें क्या होगा, इसी तरह अब उसमें वो डिस्काउंट 10% हो गया था, तो उसमें डिस्काउंटेड सेल्स को रिटेल प्राइस पे लाने के लिए क्या करना है, डिस्काउंटेड सेल को 0.9 से डिवाइड कर दे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई रेट होगा। बात समझ आ रही है? बस बाकी रूटीन की इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये आखिरी इंफॉर्मेशन, आर रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर कोटेड ऑन 2 days रेट। ठीक है, कह रहा है जितने भी कॉस्ट और रेवेन्यू किस पे है, 2 days रेट, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम इन द फर्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन कहां से स्टार्ट होनी है, ईयर 2 से। देयर आफ्टर द एस्टिमेटेड एनुअल इन्फ्लेशन ऑफ 10% वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल फ्यूचर रेवेन्यू। ठीक है, और चूंकि ये उसने बोला ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट, उसने क्वेश्चन में ये नहीं बताया, इसके ऊपर तो सारा रूल पक्का है ना, ये लग गया, इसके बारे में नहीं पता। तो हमने क्या एग्री किया था कि जो रूल बाकी की कॉस्ट के लिए है वही रूल अदर प्रोजेक्ट के लिए भी है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी हमने क्या करना है, उसको ईयर 1 में सेम रखना है, ईयर 2 से इन्फ्लेट करना है। सोल्यूशन में शायद उसने ईयर 1 से किया होगा, ऐसे ही आपने उसे क्या करना है, ईयर 1 में सेम। नहीं भी किया हुआ तो हम इसी को फॉलो करेंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्फ्लेशन कहां से कब से स्टार्ट होगी, ईयर 2 से। शाबाश। हाँ, अगर अलग से बता दे तो फिर वो उसको अलग से ट्रीट। देखिए क्वेश्चन ये बिल्कुल ऐसे ही है, जो देखिए हमने क्या करना है, हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमने खुद से कोई पक्का रूल नहीं बनाना, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक चलना है। जैसे इन्फ्लेशन जहां कभी अक्सर आपने देखा है रेवेन्यू और कॉस्ट की सेम देता है इन्फ्लेशन रेट, इस क्वेश्चन में भी सेम ही है ना रेवेन्यू, लेकिन क्या हमेशा सेम देगा, नहीं। किसी क्वेश्चन के अंदर वो रेवेन्यू की परसेंटेज अलग और कॉस्ट की परसेंटेज इन्फ्लेशन की अलग, तो वहां अलग अलग चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के साथ चलना सीखे। मतलब क्या कि ये वाला रूल इधर लगेगा, लेकिन अगर कहीं स्पेसिफिकली बता दे तो फिर हम उसके स्पेसिफिक रूल के मुताबिक चलेंगे। हाँ जी, जी बिल्कुल। बात यही लॉजिकल बात यही है कि ये चूंकि पिछले साल की इंफॉर्मेशन है तो असूली तौर पे इसके ईयर 1 की इन्फ्लेशन होनी चाहिए, लेकिन जब नीचे उसने खुद बता दिया क्या, ऑल रेवेन्यू और कॉस्ट आर कोटेड ऑन 2 days रेट, तो ऑल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट में ये रेवेन्यू एंड कॉस्ट भी तो शामिल है। तो इसका मतलब है पिछले साल की फिगर शायद कुछ और थी, उसने इसको 2 days रेट पे कन्वर्ट करके हमें दिया, हम ये एज्यूम करें। ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, ग्रेट पॉइंट इनका ये है सर। अपॉर्चुनिटी कास्ट उसमें जब वो क्वेश्चन में पास्ट ईयर के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ। मुझे बताइए उसने क्या बताया पिछले इसके बारे में, कहाँ कौन सी इन्फॉर्मेशन है भला, ये इसमें देखें क्या उसने ग्रोथ रेट के बारे में बताया कि इन्फ्लेशन के बारे में, तो ग्रोथ हमने उसके मुताबिक ही चले। ग्रोथ में तो मैंने नहीं कुछ कहा, ग्रोथ हमने ईयर 1 से अप्लाई किया है। मैंने किसके बारे में कहा है, इन्फ्लेशन के बारे में उसने अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो मेरा आर्गुमेंट ये है जहां ग्रोथ की उसने ये ग्रोथ डिफरेंट थी इसकी रूटीन से अलग दी, इन्फ्लेशन भी तो अलग दे सकता था। डन जी, ओके ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे होम असाइनमेंट के। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट अभी तक इन्वेस्टमेंट रिजल्ट जितनी है वो सीख चुके हैं और एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टिल होम असाइनमेंट हमारी चलती रहेगी। आज की असाइनमेंट में भी मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं 2, तो ये आप अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। अगर ये पुरानी स्कीम होती जो कि एक अटेम्प्ट पहले थी तो इन्वेस्टमेंट रिजल्ट का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता। अगर ये ओल्ड एजुकेशन स्कीम के तब यानी एक अटेम्प्ट पहले, ये प्रीवियस अटेम्प्ट में गुजरी है इससे पहले में, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिजल्ट ख़त्म था। लेकिन अब आई कैप ने कुछ टॉपिक्स ऐड किए
जिनकी वजह से समझिए कि ये हमारा सिलेबस थोड़ा इस टॉपिक का बढ़ गया है। तो स्टार्ट करें इनको जी। कंसेप्ट इसमें आज का कंसेप्ट तो बहुत ही आसान है। जो रिप्लेसमेंट डिसीजन है उसमें कुछ टेक्निकल कैलकुलेशंस हैं, लेकिन अगर आप एक दफा समझ लें तो भी आसान हो जाता है। स्टार्ट करते हैं पे बैक पीरियड। अमूमी तौर पे जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए फेमस मेथड हैं वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR। आपने देखा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी किए हैं, उसमें या तो NPV के जरिए से डिसीजन करवाता है या IRR के जरिए से, और कोई तरीका नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया में और कोई तरीका ही नहीं है एक तरीका। एक तरीका है पे बैक पीरियड। कौन सा तरीका है? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मैं कंसेप्ट आपके साथ शेयर करता हूं, आपने मुझे बताना है कि इसमें एक बड़ा ड्रॉबैक क्या है। पे बैक पीरियड का कंसेप्ट ये है, ये फोकस करता है लिक्विडिटी पे, कि हमने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की, कितने अरसे के अंदर हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल जाएगी। कितने अरसे के अंदर हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमें, फर्ज कीजिए मैंने घर में सोलर लगवाया 10 लाख का और उसमें मुझे हर साल 2 लाख रुपए की बिजली की सेविंग होती है। बताइए मेरी इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में मुझे वापस मिल जाएगी? 5 साल में। सिंपल, ये है पे बैक पीरियड, 5 साल में। ठीक है, लेकिन इसमें 2 ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से ये प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा बोला जाता है। अजीब बात, 2 ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इसको रेफर किया जाता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं 2 ड्रॉबैक्स क्या है। पहली चीज, ये पे बैक पीरियड के बाद भी तो प्रोजेक्ट चलता रहेगा। ये पे बैक पीरियड के बाद के कैश फ्लोस को कंसीडर नहीं करता। ये तो बता देगा सर आज अभी ये प्रोजेक्ट खरीदे, 3 सालों के अंदर अंदर पैसे आपको वापस मिल जाएंगे आपके। यानी ये प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट आपको इतना फायदा देगा कि 3 साल में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। पे बैक पीरियड। तो एक इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये जब तक पे बैक नहीं होता तब तक तो काउंटिंग करता है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट फुली रिकवर हो जाए, यानी आज मैंने अगर 10 लाख जो है आउटफ्लो किया है, हर साल ईयर 1 के एंड पे क्या रह गया, इन्वेस्टमेंट मेरी 2 लाख रिकवर हुआ, 8 लाख रह गई, फिर उसके बाद 6 लाख रह गई, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख, फिर 0 हो गई ना। जब उसके बाद भी तो बेनिफिट सोलर चलता रहेगा। बाद के जो रिटर्न्स है उनको पे बैक पीरियड कंसीडर नहीं करता, पहली चीज। यानी यूं समझ लीजिए ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है। और दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसमें डिस्काउंटिंग अमूमी तौर पे नहीं होती। आप देखिए हर साल 2 लाख है तो डिस्काउंटिंग अमूमी तौर पे नहीं। प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट इसमें कॉमनली यूज नहीं होता, इसीलिए ये इजी टू अंडरस्टैंड है। ये क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जैसे IRR की कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड। और चूंकि हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग हम इसको अच्छा नहीं समझते मेथड। क्यों अच्छा नहीं समझते? एक तो ये पूरे कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करता, और दूसरा ये टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को भी कंसीडर नहीं करता। हमारे फाइनेंस के असूलों के मुताबिक ये डेफिशिएंट किस्म का मेथड है। लेकिन चूंकि ये आम इंसान को आसानी से समझ आ जाता है, तो आप देखेंगे हमेशा जब कभी बड़ी बड़ी कंपनीज और बैंक्स आपके साथ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर निगोशिएशन करेंगे ना, NPV की डिस्कशन लफ्ज नहीं बोलेंगे, IRR का लफ्ज नहीं बोलेंगे। वो लफ्ज कौन सा बोलेंगे? पे बैक। सर ये इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड 4 साल है, ये 4 साल में आपके पैसे वापस। फौरन बात समझ आ, देखिए बात समझ आ भी जाती है, कहना क्या चाह रहे टेक्निकली, हालांकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम। तो पे बैक पीरियड का कंसेप्ट समझ गए आप? तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। पे बैक पीरियड क्या है? कह जी पे बैक पीरियड मींस हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ए प्रोजेक्ट्स कैश इनफ्लो। इट इज आल्सो कॉल्ड द रिकवरी पीरियड। बताएं कोई बात समझ आती है? रिकवरी पीरियड, ओके।
हाउ टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड को कैलकुलेट कैसे करना है ये सुन लीजिए। इसमें 3 केसेस हैं, पहले केसेस समझे। पहला केस क्या है, इवन यानी इक्वल एनुअल कैश फ्लोस। ये बहुत ही आसान है, इसलिए उम्मीद है कि आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। क्या है, इफ कैश इनफ्लो इज सेम एवरी ईयर, ये है इक्वल कैश। नेक्स्ट मेथड कौन सा होगा, ये चीज अनइक्वल। केस टू अनइवन या डिफरेंट एनुअल कैश फ्लोस, तो कैलकुलेशन कैसे करनी है। और तीसरा मेथड कौन सा है कि नहीं पे व्हेन अकाउंटिंग प्रॉफिट इज गिवन, व्हेन अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया तो क्या करना है। क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम क्या करते हैं, कैश फ्लोज की बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। किस बेस पे करते हैं, आइए जरा पहला क्वेश्चन, केस 1, अगर हर साल में कैश फ्लो सेम हो, आपने पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला यूज करना है, आपने यूज करना है इन पे बैक इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल का, ये आगे पीछे हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोस, ये आपका पे बैक पीरियड होगा। क्या होगा पे बैक पीरियड, हाँ ये इसको ना, इसको डिवाइडेड बाय यहां पे कर लें, ये आपका पे बैक पीरियड। जैसे a company is considering an investment with an initial outlay of rupees 100,000. The net annual cash inflow for the next 10 years will be ना, एक मिनट हरे, ये क्या है, एक मिनट, मतलब ख्याल है कि प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अमाउंट्स में, ठीक है, इसको मैं आपको चेंज करवाता हूँ। द नेट एनुअल कैश इनफ्लो फॉर द नेक्स्ट 10 years will be 20,000 कर ले, इसको क्या कर ले 29,500 ने, इसको कर ले 20,000 कर ले। क्लियर, क्या कह रहा है, इनिशियल आउटफ्लो कितना हुआ 100, 2 चेंजेस करें, एक फार्मूला ठीक करें और दूसरा क्या है 9,500 के बजाय क्या कर लें 20,000। एक मिनट, क्या हुआ, एनुअल कैश फ्लो हमारा उसने 20,000 ही दिया हुआ है। एक मिनट ठहरे, जो मैं जैसे करवा रहा हूं वैसे करे तो सही। पे बैक पीरियड अलग कंसेप्ट है, एसेट की लाइफ अलग कंसेप्ट है। एसेट की लाइफ 10 साल है, पे बैक पीरियड तो हो सकता है आपको उससे पहले आ जाए, ठीक है। तो चलें पहला कंसेप्ट लिख लें, पहला कंसेप्ट, अच्छा आपको कंफ्यूजन हुई, क्लियर हो गया उससे। पे बैक पीरियड इज डिफरेंट फ्रॉम एसेट्स लाइफ। तो अब मुझे बताइए इनिशियल आउटफ्लो कितना है 100, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100,000, एनुअल कैश फ्लो कितना है 20,000 10 साल के लिए। अब जरा बताइए कितने सालों में इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी, 5। कैसे कैलकुलेट किया 100,000 डिवाइडेड बाय 20। डन जी, क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ आया आपको। चलिए अच्छा, तो फिर मुझे जरा बताइए अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो 500,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 500,000, एनुअल कैश फ्लो है 40,000, पे बैक पीरियड बताएं 12.5। सिंपल, आगे चले, एनुअल कैश फ्लो नेट वाला लेंगे, जो भी एनुअल कैश फ्लो होगा। नेक्स्ट, अनइवन या डिफरेंट एनुअल कैश फ्लो। कह रहे ये तो था जब हर साल सेम हो, आपने एक ही स्टेप के अंदर कैलकुलेशन कर ली। जब हर साल आपका कैश फ्लो सेम होगा तो क्या करेंगे आप, एक ही स्टेप के अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे। यहां क्या, इफ कैश फ्लो आर डिफरेंट एवरी ईयर, तो आपने क्या करना है, आपने कह रहा है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का टेबल बनाना है, जैसे वो स्टैट में बनाते थे ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल, वो बनाना।
फाइंड द ईयर व्हेन इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए जिसमें पे बैक पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स जस्ट बिफोर फुल रिकवरी प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये भी आपको समझ नहीं आएगा, अभी एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज तो ये ध्यान में रखिए कि अगर हर साल कैश फ्लो सेम है, आपका फार्मूला बड़ा ही आसान हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो। एग्रीड। यहां पे अगर हर साल कैश फ्लो डिफरेंट हो तो आपका फार्मूला भी डिफरेंट हो जाएगा। हर साल का कैश फ्लो डिफरेंट तो फार्मूला भी हमारा डिफरेंट। अब यहां क्या है, यहां कह रहा है कि आपने क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। जैसे कंपनी इज वैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट सी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 4 मिलियन, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज आर एज फॉलोज। पहले साल में कैश इनफ्लो कितना है 12, 10, 20, 22। इक्वल है कि अनइक्वल है, कह रहा है कैलकुलेट करें पे बैक पीरियड। इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सुन लें। सबसे पहले आपका ये कैश इनफ्लो आ गया, ये देखिए ये वही है, उसने इसको टेबल की शक्ल दे दी, ईयर नॉट भी शो करवा दिया। तो बताइए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो ईयर नॉट पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 4 मिलियन, 40 लाख। इसका मतलब है आपका 40 लाख बिजनेस में गया यहां पे। ये बात समझ आ रही है। अगले साल कितना कैश फ्लो आया, बाकी बिजनेस में कितना इन्वेस्ट हुआ पड़ा है 32। फिर अगले साल कितना आया, अब बिजनेस में कितने पैसे बढ़े आपके 20 लाख पड़ा, वो अभी भी रिकवर होना है। अगले साल कितना आया 10 लाख, बाकी कितना पड़ा है। अगर अगले साल ये 10 लाख ही होता तो यहां पे 0 आता, ठीक है। तो फिर मैं क्या कहता, क्लियर, हाँ वो क्लियर। मेरा पे बैक पीरियड जो है वो कितना होता फिर 4 इयर्स। लेकिन ये सुने, ईयर 4 में एक अजीब बात हुई है। ईयर 3 में मेरे पैसे अभी पूरे रिकवर नहीं हुए थे और ईयर 4 में मेरे पास सरप्लस अमाउंट आ गई। लेकिन पे बैक पीरियड क्या है कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट 0 होगी उसका टाइम पीरियड क्या है। तो मुझे इससे इतनी समझ आ गई कि मेरा जो पे बैक पीरियड है, गौर से सुनिएगा, चूंकि ईयर जब 3 गुजरा था 3 साल बाद अभी मेरे पैसे रिकवर होने बाकी थे और 4 साल बाद मेरे पैसे ज्यादा रिकवर हो गए, बाकी का तो इररेलेवेंट है, बाकी के साल ही रह। इसका मतलब मेरा पे बैक पीरियड इन दोनों के दरमियान में कहीं पे है। बताएं ये इंटरप्रिटेशन समझ आ रही है। 3 साल के बाद मैंने अभी 1 मिलियन रिकवर करना था, 4 साल के बाद मैं 1 मिलियन एक्स्ट्रा रिकवर कर चुका हूं। तो इसका मतलब जो 0 हुई है ना इन्वेस्टमेंट, यानी मेरी जो फुल रिकवरी हुई है वो ईयर 3 और ईयर 4 के दरमियान में कहीं पे हुई है। अब एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हुई है वो हमने कैलकुलेट करना। वैसे तो आप अभी रफ सा अंदाजा लगा सकते हैं क्या 3.5, लेकिन इसको फार्मूला के जरिए से कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमेशा ये इतनी सिंपल फिगर हो जरूरी नहीं है। फार्मूला के जरिए से कैसे कैलकुलेशन करें, स्टार्ट करेंगे 3, क्योंकि 3 साल तो गुजर ही गए हैं ना। तो फार्मूला देखिए क्या था, फार्मूला ज़हन में, फार्मूला था नंबर ऑफ ईयर जस्ट बिफोर फुल रिकवरी। फुल रिकवरी कहाँ हुई है ईयर 4 में, ईयर 4 से पहले जस्ट बिफोर फुल रिकवरी। फुल रिकवरी ईयर 4 में हुआ था, ईयर 4 से पहले वाला कौन सा साल है 3। यहां पे आया नंबर ऑफ ईयर 3 प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी प्लस 3 प्लस रिमेनिंग अमाउंट 1 मिलियन एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखता 1 मिलियन डिवाइडेड बाय नेक्स्ट इनफ्लो कितना 2 मिलियन। देखिए बात समझ आ रही है। फिर से कैश फ्लो अनइक्वल है, क्या करना है, हमने देखना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ईयर नॉट से शुरू करके क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है हमारी फुल रिकवरी किस साल में हुई है, किस साल में हुई है ईयर। अगर तो फुल ईयर में, लेकिन सरप्लस रिकवरी भी हुई है, इसका मतलब है 4 साल के दरमियान में कहीं फुल रिकवरी हुई है हमारी।
अब उसकी कैलकुलेशन करनी है, कैसे करेंगे कि ये जस्ट बिफोर फुल रिकवरी यानी 3 प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय नेक्स्ट इनफ्लो, जो भी आएगा 3.5 ईयर 3.7 ईयर जो भी वो आंसर है। क्लियर? तो अभी तक हमने पे बैक पीरियड के 2 मेथड देखे। पहला मेथड कौन सा था? इवन, वो तो सिंपल था, डिवाइड करो आंसर। वो शायद एमसीक्यू में पूछ ले जाता से ज्यादा, वैसा नहीं पूछेगा। ये वाला एग्जामिनेबल है, ये पूछ सकता है। डन? हाँ, एक आखिरी ट्विस्ट और कर सकता है। वो क्या कि आपको ये सारा काम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम कैश फ्लो में करते हैं ना, आपको कैश फ्लो की बजाय प्रॉफिट की फिगर दे दे। एक दाव खेल सकता है, आखिरी दाव पे बैक पीरियड में, क्या? प्रॉफिट दे। आपने क्या करना है, गैस करें क्या करना है? पहले प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फार्मूला लगाना है। आखिरी दाव क्या हो सकता है उसका पे बैक पीरियड में? कि कैश की बजाय प्रॉफिट दे दे। तो लेकिन हमारा तो असूल ये है कि हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो कैश बेसिस पे करते हैं। अगर उसने प्रॉफिट दे दिया तो फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैसे करेंगे? उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करके। अच्छा मुझे बताइए, अगर डिफरेंस सिर्फ डेप्रिसिएशन का हो तो प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन लेस हुई है या नहीं हुई? प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए क्या डेप्रिसिएशन लेस हुई होगी? कैश में और प्रॉफिट में सबसे बड़ा फर्क किस चीज का होता है? डेप्रिसिएशन का। ये हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो नीचे टैक्स वाला फॉर्मेट है उससे ये कंसेप्ट सीख चुके हैं, उससे ये कंसेप्ट सीख चुके हैं कि जो प्रॉफिट जिस प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसमें और कैश में फर्क किस चीज का होता है? डेप्रिसिएशन का। तो अगर उसने प्रॉफिट दिया हुआ है, अब देखें मैं आपसे पूछता हूं, क्या कैश से प्रॉफिट पे जाना है, क्या करें? डेप्रिसिएशन माइनस करते रहें। फिर से बताएं, कैश से प्रॉफिट पे जाना है, क्या करें? नीचे माइनस ही करते हैं ना फॉर्मेट में। अगला सवाल, प्रॉफिट से कैश पे जाना है, ऐड कर दे। यही कंसेप्ट था कि अगर क्वेश्चन के अंदर उसने कैश की बजाय प्रॉफिट दिया हो और कहे पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो, तो आपने क्या करेंगे? आप एग्जाम में आप प्रॉफिट की बेस पे ही पे बैक कैलकुलेट कर देंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे। करना क्या है? प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें? डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे कि लेस करेंगे? ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस हुई होती है। ठीक है जी, यही वो बता रहा है कि कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है। जैसे अब ये क्वेश्चन आप करेंगे। आखिरी क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब है ये सारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया। टॉपिक, ए कंपनी इज कंसीडरिंग प्रोजेक्ट बी विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2 मिलियन। एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट्स, ये अहम लफ्ज है, ये एक लफ्ज है जिससे क्वेश्चन का तरीका बदल गया हमारा अटेम्प्ट करने का। 5 years इज बिलो ईयर 1 2 3 4 5, और यहां पे क्या है? प्रॉफिट दिया उसने हर साल का 20 40 200,000। आपने करना क्या है? अगला एक कॉलम बनाना है, वो कौन सा होगा? डेप्रिसिएशन। शाबाश, कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 4 लाख आएगी। फॉर अगला कॉलम कौन सा होगा? कैश फ्लो। और उससे अगला क्यूमुलेटिव। बनाए। शाबाश, सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखना, फटाफट बनाए, 2 मिनट के अंदर बताए। नीचे उसने बताया स्क्रैप वैल्यू 0 है, डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन है, यूजफुल लाइफ 5 years है।
कर लिया जी, शाबाश। ठीक है, बेहतरीन, फटाफट करें लेकिन जल्दी से। भी स्टेटमेंट नहीं, कॉलम फॉर्म में बनाए, कॉलम बनाए, स्टेटमेंट में ना करें, कॉलम बनाए, कॉलम। अच्छा, कॉलम बनाते हैं, लाइंस पता नहीं दरमियान में क्यों नहीं लगाते आप लोग, ये मैं अक्सर हैरान होता हूँ। मैं तो पहले लाइन लगाया करता था जब मैथ स्टूडेंट था, फिर अमाउंट एंटर करता था। आप पहले अमाउंट लिखते हैं, एंड में लाइन लगाना भूल जाते हैं, पता नहीं क्या साइंस है। हाँ शाबाश, हाँ जी शाबाश। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया आपने, जरा दिखाइए, हाथ पीछे कीजिए, देखते हैं। आ गया 6 आ गया, ठीक है। 2 मिलियन, ठीक है, सही है, शाबाश। हाँ, इसको आगे आगे लेके चले ना, रुके ना, तो नेगेटिव तक ले जाएं, आगे 0 के बाद में। जी भाई, नहीं, बाद में कर लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाद में करें, पहले पूरा कॉलम बना लें कैश इनफ्लो का, बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं। यानी प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, इसके आगे डेप्रिसिएशन सारी पहले आ जाए, यानी ऐसे ना चलें, ऐसे स्पेशलाइजेशन ऐसे आएगी, ऐसे चल रहा है। आगे नेक्स्ट कॉलम पूरा बनाए डेप्रिसिएशन का, फिर अगला कॉलम कम्युलेटिव ये कैश फ्लो का पूरा बनाए, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का पूरा बनाइए। देखिए जरा क्या आपके कैलकुलेशन इससे मैच करते हैं। प्रॉफिट 5 साल का दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 4 लाख, कैश इनफ्लो क्या हुआ 2 + 4 6, 4 + 4 8, ऐड हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है 20 -6 14 -6 0 5, ये तो इत्तेफाक से क्या हुआ, बल्कि ये क्या आ गया 3। हाँ जी, तो इसका पे बैक पीरियड क्या आया हमारा 3 इयर्स। लेकिन अगर इसमें कोई अमाउंट आती जो आनी चाहिए थी, तो फिर हम फार्मूला लगाते हैं। अभी भी अगर फार्मूला लगाएं, फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करें। फार्मूला क्या कहता है कि रिकवरी से पहले फॉर एग्जांपल 2 + दिस डिवाइडेड बाय दिस, 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे असूली तौर पे 0 की बजाय अमाउंट आनी चाहिए थी कोई, ताकि टेस्टिंग हो जाते। कौन सी चीज दोबारा बता दूं, ऐड कैसे, कौन सा ईयर्स को कैसे ऐड किया है? हाँ नहीं, वो फार्मूला लिखे ना। जैसे फर्ज कीजिए जहां पे 0 नहीं कोई अमाउंट है, तो आपने फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला क्या होता, नंबर ऑफ ईयर जस्ट बिफोर फुल रिकवरी। फुल रिकवरी किस साल में हो रही है, नंबर ऑफ ईयर जस्ट बिफोर रिकवरी कौन सा है 2, प्लस कितनी अमाउंट रिमेनिंग है डिवाइडेड बाय नेक्स्ट का कैश इनफ्लो। आंसर क्या आया 3 इयर्स, ठीक है। अब असाइनमेंट का कोई क्वेश्चन आपको देंगे जिसमें यहाँ पे 0 ना हो। डन जी, पे बैक पीरियड की वर्किंग समझ आ गई आपको। चलिए, आज के लेक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के 2 क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है और पे बैक पीरियड का टॉपिक भी कर लिया। मुश्किल तो नहीं था। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।